Hello, my spiritual seekers. Let's start second chapter of the book. आगे डॉक्टर वीज कहते हैं कि गहन मनोचिकित्सा के 18 महीने बीत गए। इस बीच हर सप्ताह कैथरीन 1 या 2 बार मिलने आती थी। वह अच्छी, धैर्यवान, मुखर, अंतर्दृष्टि में सक्षम व ठीक हो जाने के लिए आतुर थी। उन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग कैथरीन पे किए। उसके बचपन में जाना, उसके सपनों की छानबीन करना, उसकी भावनाओं और विचारों को जानना। जब ऐसा किसी नॉर्मल रोगी के साथ किया जाता है तो अधिकतर रोगियों में सुधार होता है, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि अब भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस तरह की परिस्थिति देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे हिप्नोसिस करेंगे। तब डॉक्टर वीज कहते हैं कि यह अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करने वाली स्थिति है। एक प्रशिक्षित सम्मोहनकर्ता के निर्देशन में रोगी को शरीर स्थिर होकर आराम मुद्रा में चला जाता है। इससे उसकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है। मैंने सैकड़ों रोगियों को सम्मोहित किया है और पाया है कि यह क्रिया बेचैनी दूर करने, डर मिटाने, बुरी आदतें बदलने और दबी छुपी बातें उजागर करने में बहुत कारगर है। कई मौक़ों पर मैं रोगियों को उनके बचपन में लौटा ले जाने में सफल रहा हूँ। मैं उन्हें 2-3 इयर्स की उम्र तक भी लौटा ले चुका हूँ। इससे कईयों के ऐसे डर और पीड़ा खत्म हुए हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर परेशान कर रहे थे। शायद इसीलिए मुझे यकीन था कि सम्मोहन कैथरीन के लिए मददगार होगा। मैंने कैथरीन को पलंग पर लेटने का निर्देश दिया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने सिर को एक छोटे तकिए पर आराम से टिका दे। सबसे पहले हमने उसकी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और मैंने पाया कि हर बार सांस छोड़ते समय वह अपने अंदर भरा तनाव, बेचैनी बाहर निकालती है। हर बार सांस लेने पर वह पहले से ज़्यादा शांत लगती है। इसके बाद मैंने उसे निर्देश दिया कि वह अपने सिर के ऊपर कल्पना रूप में एक सफ़ेद चमकदार रोशनी को देखे और फिर उसे अपने शरीर के अंदर महसूस करे। इसी क्रम में मैंने उसे रोशनी को उसके शरीर से धीमे धीमे निकलते देखने को कहा। इससे उसकी हर एक मांसपेशी, हर एक तंत्रिका, हर अंग यानी कि पूरा शरीर शांत और विश्राम की गहन से गहन स्थिति में चला गया। मैंने इस स्थिति में 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू किया और हर एक अंग के साथ विश्राम के गहरे स्तर पर वह उतरने लगी। कुछ ही देर में मैंने कैथरीन को उसके अतीत में भेजना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि वह तेजी से अपनी शुरुआती उम्र की यादों को ताज़ा करे। वह मुझसे बात कर रही थी और सम्मोहन के गहन स्तर को बनाए रखते हुए मैंने सवालों का जवाब भी देती जा रही थी। तभी उसे दांतों के डॉक्टर के यहाँ हुआ एक पीड़ादायक अनुभव याद आया जब वह सिर्फ 6 साल की थी। उसे 5 साल की उम्र में हुआ एक भयानक हादसा भी रह कर याद आ रहा था, जिसमें उसने एक स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड से किसी ने धक्का मार दिया था। उसका मुंह और गला पानी से भर गया था। उसने थोड़ा पानी निगल भी लिया था और उस घटना के बारे में बात करते समय मेरे ऑफिस में भी उसका मुंह बंद हो गया था। मैंने उसे सुझाव दिया कि उस घटना का अनुभव अब ख़त्म हो चुका है और वह पानी से बाहर आ चुकी है। इसके बाद उसकी हिचकियाँ बंद हो गई और उसने सामान्य ढंग से सांस लेना शुरू किया, पर अब भी वह गहन समाधि की अवस्था में थी। 3 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक घटना घटी। उसे याद आया कि वह अपने अंधेरे बेडरूम में है। उसे वहाँ अपने पिता की मौजूदगी का भी एहसास था। वह शराब पिए थे और कैथरीन उनके मुंह की गंध को सूंघ चुकी थी। उन्होंने कैथरीन को छुआ। वह उसके शरीर को सहलाने लगे और उसे अपने शरीर के नीचे दबाने लगे। वह आतंकित हो उठी और उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह का एक्सपीरियंस जब कैथरीन ने महसूस किया तो वह सिसकने लगी। मुझे एहसास हुआ कि अब हमें सही जानकारी मिल चुकी है। संभवतः यही बंद ताले की चाबी है। मुझे यकीन था कि अब उसके रोग लक्षणों में बहुत जल्दी नाटकीय ढंग से सुधार होगा। मैंने बहुत ही धीमे से उससे संकेत दिया कि वह उस दर्दनाक अनुभव से बाहर निकले। वो अब ख़त्म हो चुका है, पर वह अब भी समाधि की अवस्था में थी। उसकी सिसकियाँ बंद हो चुकी थी। मैं उसे उसकी वर्तमान उम्र में लौटा लाया। मैंने उसे जगाया और सम्मोहन के बाद के निर्देश देते हुए कहा कि वह अब उन सब बातों को याद करे जो कि उसने
मुझे सम्मोहन के दौरान बताई थी। इसके बाद हमें पूरा सत्र उन बातों पर चर्चा में गुजरा जो उसकी सजीव यादों में पिता से मिले आघात थे। मैंने कैथरीन की मदद की कोशिश की और उसकी नई जानकारी को स्वीकार कर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। अब वह पिता के साथ अपने रिश्ते को समझ चुकी थी। उसके प्रति उनका अन्याय, उनका लगाव, उनका पिता के प्रति डर। इस खुलासे के बाद जब मैंने मेरे ऑफिस से गई तो वह कांपती हुई सी लग रही थी, पर मैं जानता था कि जो समझ अब उसे मिली है उसकी पीड़ा बस कुछ समय के लिए ही है। यादों की गहराई में दबे उसके दर्दनाक अनुभव को सामने लाने के नाटक के दौरान मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मिस्र की कलाकृतियों के बारे में उसके ज्ञान का उसके बचपन से कोई संबंध नहीं था। उसे मिस्र की कलाकृतियों के बारे में काफ़ी ज्ञान था, पर कम से कम वह अब अपने अतीत के बारे में जान चुकी थी। उसने कई दर्दनाक और डरावनी घटनाएं याद की और मैं उसके लक्षणों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद कर रहा था। इस नई समझ के 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे बताया कि उसके रोग लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि वे पहले के जैसे ही पीड़ादायक हैं। मैं भौचक्का रह गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि भूल क्या थी। क्या कैथरीन की ज़िंदगी में 3 साल से पहले भी कुछ हुआ था? हम उसके दम घुटने, पानी के डर, अंधेरे के डर और कहीं फंस जाने जैसे डरों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा कारणों की खोजबीन पहले से कर चुके थे। इसके बावजूद दर्दनाक डर, रोग लक्षण और बेकाबू बेचैनी उसकी ज़िंदगी के जागृत लक्षणों को तबाह कर रहे थे। उसे अब तक के सबसे भयानक सपने आ रहे थे। मैंने कैथरीन को उसके अतीत में और पीछे ले जाने का फैसला लिया। सम्मोहन के दौरान कैथरीन धीमे धीमे और जानबूझकर फुसफुसाती हुई बोलती थी। इसी वजह से मैं उसकी कई बातों को शब्दशः लिख पा रहा था और बाद में उसे सुना पा रहा था। धीमे धीमे मैंने कैथरीन को 2 साल की उम्र से पीछे ले जाना शुरू किया और वह कुछ खास याद नहीं कर पाई। मुझे उसे सटीक और स्पष्ट निर्देश दिए कि उस दौर में जाओ जबकि तुम्हारे ये लक्षण, रोग के लक्षण पैदा हुए थे। मैं पूरी तरह से अनजान था कि क्या सामने आने वाला था। मैंने एक इमारत की ओर जाती सफ़ेद सीढ़ियाँ देखी, खंभों वाली एक बड़ी इमारत जो आगे से खुली है और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। मैंने एक लंबी पोशाक पहन रखी है, खुरदुरे कपड़े से बनी एक बोरी जैसा कुछ। मेरे बालों में चोटी गूंथी है, बाल लंबे और भूरे हैं। मैं उलझन में था। हो रही घटनाओं को लेकर मुझे संशय था। मैंने उससे पूछा कि वह कौन सा वर्ष था, उसका क्या नाम था। अरोंडा। मैं 18 वर्ष की हूँ। मुझे इमारत के आगे एक बाज़ार दिखाई दिया। वहाँ कई डलियाँ हैं। आप अपने कंधों पर डलियाँ उठाए हैं। हम एक घाटी में रहते हैं, वहाँ पानी नहीं है। वर्ष 1863 ईसा पूर्व है। इलाका बंजर है, गर्म रेतीला भी। वहाँ एक कुआं है और कोई नदी नहीं। पानी पहाड़ों से घाटी में आता है। इसके बाद कि वह उस जगह के बारे में कुछ और बताती, मैंने उससे कहा कि वह उस दौर में कई वर्ष और आगे जाए और मुझे बताए कि उसने क्या देखा। वहाँ पेड़ और पत्थर से बनी सड़क है। मैं रसोई के आगे आग जलती देख रही हूँ। मेरे बाल भूरे हैं। मैंने एक लंबी मोटी भूरी पोशाक और सैंडल पहनी है। मैं 25 साल की हूँ। मेरी एक लड़की है जिसका नाम क्लेस्ट्रा है। वह रोशेल है। रोशेल वर्तमान जीवन में कैथरीन की भतीजी है। उनमें हमेशा से एक बहुत गहरा लगाव रहा है। यहाँ बहुत गर्मी है। मैं बहुत हैरान था। कमरे में ठंड महसूस हो रही थी और उसका यह दृश्यावलोकन और याददाश्त बहुत स्पष्ट नज़र आ रही थी। वह बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं लग रही थी। नाम, तारीखें, कपड़े, पेड़, सभी कुछ तो सजीव था। ये क्या हो रहा था? मैंने कभी उसकी बच्ची, अब इस जन्म में जो उसकी भतीजी हो सकती है। अब तो मैं और भी उलझन में था। मैंने हज़ारों मनोरोगियों की जांच की है, कईयों को सम्मोहित किया है, पर फंतासी कहानी जैसा हदें पार कर देने वाला भटकाव पहली बार हुआ है। यहाँ तक कि सपनों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने उसे निर्देश दिया कि आगे जाओ और मृत्यु के समय में पहुँचो। मैं इस बात को लेकर संशय में था कि ऐसी स्पष्ट फंतासी के बीच में कैसे किसी का साक्षात्कार ले सकता हूँ, लेकिन मैं उन वेदना भरी घटनाओं को खोजना चाहता था जो कैथरीन के वर्तमान डरों व लक्षणों का कारण हो सकता है।
उसकी मृत्यु का समय भी विशेष रूप से वेदना भरा होगा। उसी दौरान बाढ़ या एक बड़ी समुद्र लहर ने उस गांव को पूरी तरह तबाह कर दिया था। वहाँ बड़ी बड़ी लहरें पेड़ों को गिरा रही हैं, बचकर भागने के लिए कोई जगह ही नहीं। ठंड भी है, पानी भी ठंडा है। मुझे अपने बच्चे को बचाना है, लेकिन मैं बचा नहीं सकती। मुझे उसे कसकर पकड़े रहना है। मैं डूब रही हूँ। पानी मेरे गले तक भर चुका है। मैं सांस भी नहीं ले पा रही, कुछ निगल भी नहीं सकती। सिर्फ नमकीन पानी चारों तरफ है। मेरा बच्चा मेरे हाथ से छिन गया है। कैथरीन हाँफ रही थी और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। एकाएक उसका पूरा शरीर शांत अवस्था में चला गया और उसकी सांसें सामान्य व गहरी होती चली गई। वो कहती है कि मैं बादल देख रही हूँ, मेरा बच्चा जो मेरे साथ है, और मेरे गांव के अन्य लोगों को, तथा मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ। वह आराम कर रही थी। उसका यह जीवन काल खत्म हो गया था, पर अब भी वह गहरी समाधि में थी। मैं हैरान था। पिछली जिंदगी, पुनर्जन्म। मेरा चिकित्सीय दिमाग मुझे ऐसा बता रहा था कि वह इन सब बातों को खुद इस हद तक नहीं बना रही है, और न ही वह किसी तरह की माया रच रही है। उसके विचार, उसके हाव भाव और घटनाओं के बारे में इतनी करीबी जानकारियों, यानी सभी कुछ उसकी वर्तमान जागृत अवस्था से भिन्न थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरे दिमाग में संभावित मनोविकार के निदान कौंध रहे थे, पर उसकी वह मनोदशा, उसके व्यक्तित्व की संरचना इन खुलासों को व्यक्त नहीं कर रहे थे। नहीं, उसको कभी ऐसा प्रमाण नहीं दिया कि उसे कल्पना बोध या सोचने की बीमारी है। उसने कभी अनुभव ही नहीं किया कि उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और जागते हुए भी विभ्रमित करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं, या किसी तरह की कोई मनोदशा ऐसी स्थिति बने। वह किसी के बहकावे में भी नहीं थी और न ही वह अपनी वास्तविकता से दूर थी। ये तो किसी तरह की यादें थी, लेकिन थी कहाँ। मुझे अंतर्बोध जैसा हुआ कि मुझे कुछ अचानक मिल गया है जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। मैं पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की स्मृतियों के बारे में बहुत कम जानता था। यह नहीं हो सकता, मैंने अपने आप से कहा। मेरे विज्ञान प्रशिक्षित दिमाग ने भी इसका प्रतिरोध किया। फिर भी कुछ ऐसा हो रहा था जो कि मेरी आंखों के सामने घट रहा था। मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसकी वास्तविकता को भी नकार नहीं पाऊँगा। आगे जाओ, मैंने कहा। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में मैं थोड़ा हतोत्साहित भी था, लेकिन आकर्षित भी। क्या तुम्हें कुछ और याद है? मेरे सवाल पर उसे 2 अन्य पुनर्जन्मों की घटनाएं का कुछ अंश याद आया। मैं एक पोशाक पहनी हूँ जिसमें काली डोरियाँ हैं और मेरे सिर पर भी काली डोरी है। मेरे बाल काले हैं और उनमें कुछ सफ़ेद भी है। यह 1756 ईस्वी सन है। मैं स्पेन की निवासी हूँ। मेरा नाम लुइसा है और मैं 56 ईयर की हूँ। मैं डांस कर रही हूँ, दूसरे लोग भी डांस कर रहे हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मैं ठंडा पसीना, और बहुत से लोग भी बीमार हैं। लोग मर रहे हैं। डॉक्टर भी नहीं जानते कि इसका वजह पानी है। मैं कैथरीन को उस दौर में और आगे ले गया। मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मेरे सर में अभी भी दर्द है। मेरी आँखें और सिर बुखार के कारण अब तक दर्द में हैं। पानी के कारण बहुत से लोग मर रहे हैं। बाद में उसने बताया कि उस जीवन काल में वह एक वेश्या थी, लेकिन पेशे से शर्म के कारण उसने अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इसी बीच सम्मोहन के दौरान भी कैथरीन कुछ अपनी यादों को काट छाँट सकती थी, जो कि वह मुझे बता रही थी, जबकि कैथरीन ने अपने पूर्व जीवन काल में अपनी भतीजी को पहचाना है। मैं जोर देकर उससे पूछने लगा कि क्या मैं भी उसके पूर्व जन्मों में कहीं मौजूद था। यदि ऐसा कुछ उसकी यादों में था तो मैं अपनी भूमिका को लेकर बहुत बेसब्र था। पहले की बहुत धीमे स्वर और जानबूझकर याद की गई बातों के विपरीत उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और उसने कहा, आप मेरे शिक्षक हैं। एक पत्थर की शिला पर आप बैठे हैं। आप हमें किताबों से पढ़ाते हैं। आप बूढ़े हैं और आपके बाल सफ़ेद हैं। आप एक सफ़ेद पोशाक पहने हैं जिस पर सुनहरी पट्टियां हैं। आपका नाम डियोजिनस है। आप हमें चिन्ह त्रिभुज पढ़ाते हैं। आप बुद्धिमान हैं। पर मैं समझ नहीं पाती हूँ, यह साल 1568 है। पहला सत्र खत्म हो चुका था। आगे और भी चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी। कैथरीन के जाने के कई दिनों बाद इस पूर्व जन्मों के सम्मोहन से प्राप्त जानकारियों पर चिंतन करना मेरे लिए स्वाभाविक था। आखिरकार मेरे तार्किक अंश ने चिंतन मनन किया कि ये उसकी मनोकल्पना हो सकती है।
मैं वास्तव में उसके दावों व मनोचित्रण में से किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकता था। हालांकि अस्पष्ट रूप से सही मैं आगे आने वाले भावुक विचारों को जानता था। अपने दिमाग को खुला रखते हुए यह विचार कहता है, असली विज्ञान देखने या अवलोकन के साथ ही शुरू होता है। उसकी यादें, फंतासी और कोरी कल्पनाएं नहीं हो सकती। यह आंखों के देखने या किसी और इंद्रिय संवेदना से कुछ ज़्यादा था। अपना दिमाग खुला रखो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पालो। मुझे तंग करने वाला एक और विचार आ रहा था, क्या कैथरीन, जो इस शुरुआत के बाद और ज़्यादा परेशान, बेचैन और डरी हुई थी, क्या वह फिर भी सम्मोहित किए जाने पर भयभीत नहीं होगी? मैंने तय कर लिया था कि अब नहीं बुलाऊंगा। उसे भी इस अनुभव को आत्मसात करने देता हूँ। यानी मुझे अब अगले हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।